गांव के कुएं पर लाजो को आता हुआ देखकर सरला बोली, लो आ गई महारानी, अब पूछ लो। तभी नीलू बोल पड़ी, क्यों री? तेरा ब्याह तय हो गया और तूने हमें बताया ही नहीं। वो बताने वाली थी लेकिन लाज आ रही थी। लाजो बोली, अच्छा, हम सखियों से कैसी लाज? और फिर तेरे ना कोई बहन ना भौजाई तो अपने मन की बातें हमसे ना कहेंगी तो किससे कहेगी? सरिता बोली, अच्छा अब तो बता रही हूं, क्यों मेरा दिमाग बिगाड़ने पर तुली हो? लाजो बोली, वो तो मेरे बाबूजी ना बताते तो पता ही ना चलता। नीलू बोली, हाँ ये लाजो भी ना बहुत भित्रघुन्नी है, मजाल है किसी की कि कोई बात इसके मुंह से उगलवा ले। सरिता बोली, अच्छा अब तो पता चल गया ना, तो अब क्यों मेरी जान खा रही हो? लाजो बोली, वो सब तो ठीक है, पहले ये बता तूने उसे देखा है? सरला ने लाजो से पूछा। नहीं देखा, लाजो बोली। ये उस जमाने की बात है जब बड़े बूढ़े अपनी पसंद से लड़का या लड़की देखकर ब्याह तय कर देते थे। दूल्हा दुल्हन एक दूसरे शक्ल शादी के बाद ही देख पाते थे। तब शादियां 16-17 साल में हो जाया करती थीं। उस समय कोई भी नियम कानून नहीं थे कि लड़के की उम्र कितनी होनी चाहिए या कि लड़की की उम्र कितनी होनी चाहिए। कम उम्र में शादियां हो जाती थीं। इसी तरह लाजो की भी शादी तय कर दी गई। सावन का महीना आया, दूसरे गांव के बड़े शिव मंदिर के टीले में मेला लगा। बहुत से गांवों के लोग उमड़ पड़े मेले में। लाजो भी अपनी सहेलियों के साथ मेला देखने गई। सब सहेलियां बहुत खुश थीं क्योंकि वे आजाद थी और आजादी किसी भी इंसान के लिए बहुत मायने रखती है। और वैसे भी लाजो का ये आखिरी मेला था अपनी सहेलियों के साथ, फिर उसका ब्याह होने वाला था। वो एक नए बंधन में बंधने वाली थी। सब सहेलियों ने अपनी अपनी पसंद की कांच की चूड़ियां खरीदी, हिंडोले में झूली, बंदर का नाच देखा और अपने अपने लिए रंग बिरंगी ओढ़नियां खरीदी। इतना सब करने के बाद सबको जोरों की भूख लगी। सरला बोली, चल समोसा और जलेबियां खाते हैं। उधर देखो सब गरम गरम बन रहा है। सब एक टीले पर बैठ गई और लाजो से बोली, चल सबके लिए तू ले आ समोसा और जलेबी। मैं अकेले नहीं जाती, एक और कोई साथ में चलो फिर लाऊंगी। लाजो बोली, अरे ले आना लाजो, सब मिलकर बोली। अच्छा ठीक है, जाती हूँ, लाजो बोली। लाजो ने समोसा जलेबी खरीदी, दुकानदार को पैसे दिए और पत्तल लेकर आ ही रही थी कि किसी ने धक्का दे दिया। वो जमीन पर गिर पड़ी और साथ में सारे पत्तल भी। रात को बारिश हुई तो जगह जगह कीचड़ था, सो लाजो के सारे कपड़े खराब हो चुके थे। हाथ पैर और कपड़े भी कीचड़ में सन चुके थे। लाजो को बहुत गुस्सा आया। वो उठी उस लड़के से बोली, क्यों जी, ठीक से नहीं चल सकते? लड़की देखी नहीं कि गंदी हरकतें शुरू। वो लड़का कुछ नहीं बोला और दुकान में जाकर कुछ खरीदने लगा। लाजो ने मन में सोचा, कोई फायदा नहीं बहस करके, अब तो मेरे पास पैसे भी नहीं है और ना वो सहेलियों के पास। खाली हाथ उदास होकर लौट गई। क्यों री? खाली हाथ लौट आई? सबने पूछा। तुमसे कहा था कोई तो चलो, सब लेकर आ रही थी, किसी ने धक्का दिया और मेरे साथ साथ सब जमीन पर गिर पड़ा। लाजो बोली, अब तो उतने पैसे भी नहीं बचे, लगता है भूखे ही रहना पड़ेगा। सरिता बोली। तभी कोई 20-21 साल का लड़का कुछ पत्तल लेकर उन सब के पास आकर बोला, ये रहे आप सब के जलेबी समोसे। मुझसे धोखे से इन्हें धक्का लग और ये गिर गई, साथ में समोसे जलेबी भी गिर गए। आप सब खाए। और इतना कहकर वो लड़का जाने लगा। तभी लाजो बोली, माफ कीजिएगा, मैंने आपको गलत समझा और बहुत बुरा भला भी कहा। कोई बात नहीं, मैं भी आपकी जगह होता तो यही करता। और इतना कहकर वो लड़का चला गया। लेकिन लाजो के हृदय में एक छाप छोड़ गया। दिन बीतते गए, लाजो के ब्याह की घड़ियां भी नजदीक आ गईं। लाजो की सहेलियों ने उसे तैयार किया, बारात जनवा से जा पहुंची। बारात का स्वागत किया गया, फिर दूल्हा फेरों के लिए घर के द्वारा पहुंचा। सारी औरतें और लड़कियां दूल्हे की शक्ल देखने उमड़ पड़ी और जैसे ही लाजो की सहेलियों ने दूल्हे को देखा तो फौरन लाजो को बताने दौड़ पड़ी। लाजो, ये तो वही मेले वाला समोसा और जलेबी देने वाला है, बड़ी नसीब वाली है री। तुझे दूल्हा पहले ही देखने को मिल गया। लाजो के मन में तो जैसे मारे खुशी के लड्डू फूट गए, वो बहुत खुश हुई।
ब्याह के समय दूल्हे ने दुल्हन को देखने का बहुत प्रयास किया लेकिन सफल ना हो सका। एक तो पेट्रोमैक्स गैस लालटेन की हल्की रोशनी और ऊपर से बुजुर्गों का ख्याल। दुल्हन के मेहंदी लगी हथेलियां और महावर लगे पैर ही देख पाया। दूल्हे के कलेवा का समय हो तो सारी बूढ़ी बुजुर्ग औरतों ने उसे और उसके दोस्तों को घेर लिया। फिर लाजो की सहेलियों के पहुंचते ही सबकी हंसी ठिठोली चलने लगी। तभी दूल्हे को सहेलियों ने बताया कि जीजा जी चिंता ना करिए, आपकी दुल्हन वही है, मेले वाली जिसके आपने समोसा जलेबी गिरा दिए थे। अब तो दूल्हे की बांछें खिल गई। लाजो विदा होकर ससुराल गई। निहारन और सारे नेकचार होने के बाद उसे दूल्हे से मिलने का मौका मिला। दोनों ही एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे। 15 दिन दोनों साथ में रहे। फिर लाजो के पगफेरों की रस्म का समय हो गया। लाजो मायके आ गई लेकिन वो खुश नहीं थी। ऐसे ही विरह में 1 महीने बीत गए। फिर उसके पति प्रमोद की चिट्ठी आई कि मैं तुम्हें लेने आ रहा हूं क्योंकि मेरी छुट्टियां खत्म होने वाली हैं, फौज में वापस जाना होगा। मैं मुश्किल से तुम्हारे साथ हफ्ते भर ही रह पाऊंगा। प्रमोद आया और लाजो को हंसी खुशी विदा करके ले गया। हफ्ते भर दोनों के बहुत प्यार से कटे और फिर प्रमोद को लाजो ने रोते हुए विदा किया। प्रमोद बोला, रो मत पगली, अगली छुट्टियों में जल्द ही घर लौटूंगा। लाजो ऐसे ही विरह के दिन काट रही थी। उसे प्रमोद बिन कुछ ना सुहाता। सास समझाती तब वो खाना खाती। घर में बेचारे बूढ़ा बूढ़ी ही था तो बहू को उदास देखकर उन्हें भी तकलीफ होती। लाजो को कुछ समय बाद पता चला कि वो मां बनने वाली है। सास तो जैसे बहू की बलाइयां ले लेकर ना थकती, उसका पूरा ख्याल रखती, लेकिन ये खुशी बहुत दिनों तक ना रही। पता चला कि सरहद पर जंग छिड़ गई है और प्रमोद भी उस जंग का हिस्सा है। फिर एक रोज जो किसी ने ना सोचा था वही हुआ। प्रमोद शहीद हो गया और तिरंगे में लिपटा हुआ शव घर आया। जवान बेटे का शव देखकर माँ बाप की छाती फट गई और गर्भवती लाजो का रो रो कर बुरा हाल हुआ। मात्र 17 साल की उम्र में वो विधवा हो गई। लाजो के माँ बाप से बेटी का दुख ना देखा गया और उन्होंने उससे अपने साथ चलने को कहा, लेकिन लाजो ने बूढ़े सास ससुर का मुंह देखा और मायके नहीं गई। सास ससुर का सहारा बनकर ससुराल में ही रही। कुछ दिनों बाद चांद से बेटे को लाजो ने जन्म दिया। हुबहू बाप के नैन नक्श लेकर बेटा पैदा हुआ। सास ससुर भी खुश थे। कुछ दिनों तक बच्चे के साथ रहकर लाजो पति का गम भूल गई और बच्चे की परवरिश में लग गई। बेटा बड़ा होने लगा। अब लाजो अपने खेतों को भी संभालने का काम करने लगी क्योंकि ससुर जी बूढ़े हो गए थे और साथ में बीमार भी रहने लगे थे। फिर एक दिन वो इस दुनिया से अलविदा हो गए। समय रेत के समान मुट्ठी से फिसला जा रहा था। बेटा गौतम भी अब बड़ा हो गया था। वह इंजीनियरिंग कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी कर ली थी। इसी बीच लाजो की सास भी चल बसी। अब लाजो खुद को बहुत अकेला अनुभव करने लगी थी। मायके से भाई भी आ जाता कभी कभी खैर खबर लेने, लेकिन लाजो मायके नहीं जाती अपना घर छोड़कर। वो कहती उसके पति की यादें हैं इस घर में हैं। इस घर की जिम्मेदारी है मेरे ऊपर, मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अब गौतम एक आर्किटेक्चर इंजीनियर बन गया था। बहुत से पुल और फ्लाईओवर उसकी देखरेख में बने। गौतम कुछ दिनों तक तो बहुत ईमानदारी से काम करता रहा, लेकिन अब उसके ऊपर शहर के बड़े बड़े व्यापारियों और नेताओं के दबाव बनने लगे तो उसकी नीयत भी डाबाडोल हो गई। अब वो बहुत पैसे कमाने लगा तथा खराब और सस्ते मटेरियल का यूज करने लगा। कुछ ही दिनों में गौतम के पास बड़ी कार और बड़ा सा बंगला हो गए। लाजो बेटे की तरक्की देखकर लाजो खुश थी। एक अच्छी सी लड़की देखकर बेटे का घर बसा दिया। किस्मत से बहू भी समझदार निकली, लेकिन तब भी लाजो ने अपने पति का घर न छोड़ा। वो तो वहीं गांव में ही बस गई। ऐसे ही 5 साल और बीत गए। लाजो दादी बन गई। गौतम और नीलम अपने बेटे के साथ कभी कभी गांव जाते उससे मिलने। जीवन ऐसे ही चल रहा था कि एक रोज गौतम की सहमति से बना फ्लाईओवर गिर गया और उसके नीचे ना जाने कितने ही लोगों की दबकर जान चली गई। इंक्वायरी हुई, गौतम कसूरवार निकला। लाजो को अपनी परवरिश पर भरोसा ना हुआ और वो इसका जवाब मांगने जेल जा पहुंची गौतम के पास। गौतम से पूछने पर उसने लाजो से नजरें नहीं मिलाई और बोला, माँ, मैं लालच में अंधा हो गया था। और फिर लाजो ने कुछ नहीं पूछा। बोली, मैं मंदिर गई थी, मुझे लगा तू निर्दोष है।
ये रहा प्रसाद, तू खा लेना। और लाजो अपने गांव लौट आई। रात भर पति की फोटो को सीने से चिपकाए रोती रही और सुबह गांव वालों को वह मरी मिली। उसके हाथ में एक चिट्ठी थी। उसमें लिखा था कि उसने ही अपने बेटे को प्रसाद में जहर दिया था और खुद भी वो प्रसाद खा लिया। आखिर मेरे पति ने देश के लिए अपनी जान दी थी तो मैं अपने गद्दार बेटे को कैसे माफ कर देती, क्योंकि मैं एक शहीद की विधवा हूं और अपने पति के इज्जत और बलिदान को यूं ही बर्बाद नहीं होने दे सकती। दोस्तों, ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो का सूचना आपको तुरंत मिलती रहे। धन्यवाद।